हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों, वीक फोर्सेस की अगर हम बात करें तो जो वीक फोर्स होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होते हैं वैन डर वाल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल बॉन्ड में डिफरेंस क्या है और वीक फोर्सेस होते क्या हैं? बच्चों, वीक फोर्सेस वो होते हैं जिनका बॉन्ड एनर्जी लेस देन 42 किलो जूल पर मोल होता है। एक ट्रू बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो यही है कि उसकी बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो इसकी बॉन्ड एनर्जी 8 to 42 किलो जूल पर मोल के बीच मिलती है हमें, और वैन डर वाल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हमें 2 to 8 किलो जूल पर मोल या किन्हीं बुक्स में 2 to 10 किलो जूल पर मोल भी दी हुई है। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक बच्चों ये वाला रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे कि बच्चों आपके पास HF है एक कंटेनर में बहुत सारा। HF और HF अगर इंटरेक्ट करेंगे आपस में तो देखो हाइड्रोजन जो है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि फ्लोरीन ने ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रखी है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसकी वजह से। ठीक है। तो इस पर भी ऐसे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो जब ये दो HF मॉलिक्यूल पास पास आएंगे और इनके बीच में इसका ये जो पॉजिटिव एंड है यानी कि ये जो हाइड्रोजन है और ये जो नेगेटिव एंड है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये जो अट्रैक्शन है बच्चों ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन है ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या हर ऐसे केस में जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेगा? यानी कि HCl और HCl के बीच में भी क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाता है। तो सर आपने HF और HF के बीच में तो बोल दिया ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर भी तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव रहेगा, तो ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए था। नहीं बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं आता है। ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है कि इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में रखें। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है कौन सा नहीं है? तो उसके लिए मैं हूँ ना। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जिसकी वजह से उस पर एक अच्छा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो सके। तो हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए बच्चों FON या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। इन चारों में से किसी एक से कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए और सामने प्रेजेंट होने चाहिए FON या फिर कुछ पर्टिकुलर केसेस में Cl। तो हाइड्रोजन जब इनसे कोवलेंटली बॉन्डेड होगा तो उस पर एक अच्छा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर वो इसके साथ H बॉन्डिंग कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, और इंट्रा मॉलिक्यूलर के केस में तो इसके साथ भी कर सकता है। ठीक है। तो ये कंडीशन है अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। क्या कंडीशन है कि सबसे पहले तो ये चेक करो कि हाइड्रोजन FON या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है या नहीं। अगर इनसे अटैच्ड है तो वो H बॉन्डिंग कर सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या देखनी है कि सामने या तो F होना चाहिए, O होना चाहिए, N होना चाहिए या फिर Cl होना चाहिए, तभी ये H बॉन्डिंग करेगा। ठीक है। तो HCl में देखो H बॉन्डिंग क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से जुड़ा हुआ है कोवैलेंटली। क्लोरीन से जुड़ा हुआ नहीं, इन चारों में से किसी एक से होना चाहिए। इसको कैसे याद रखना है? FON-C, FON और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, या फोन sp का फोन, ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना। sp का फोन, और इधर इसको आप ऐसे याद रख सकते हो फोन कॉल। कैसे? फोन कॉल, sp का फोन, फोन कॉल। तो यहाँ पर हाइड्रोजन sp के फोन से कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए और सामने फोन कॉल होना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों इसको कुछ एग्जाम्पल से समझा जाए। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि HF वाला तो देख ही लिया हमने। HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बच्चों, और HF इसीलिए कभी भी मोनोमर फॉर्म में नहीं मिलता है। HF इसीलिए मिनिमम भी 6 HF मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए होते हैं। उस वजह से जो HF है इसका स्ट्रक्चर अपने को जिगजैग स्ट्रक्चर मिलता है। देखो
ठीक है, ये एंगल मिलता है आपको 140 डिग्री। एंगल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे हीरो बनने के लिए, ठीक है। बाकी आपको उसका स्ट्रक्चर देखो बच्चों, इसका स्ट्रक्चर जो है वो जिगजैग फॉर्म में मिलता है हमें, स्ट्रक्चर इसका जिगजैग मिलता है। तो ये जिगजैग स्ट्रक्चर क्यों मिलता है बच्चों? इसका जिगजैग स्ट्रक्चर इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जिगजैग बन जाता है। और जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो याद रखना ये फ्लोरीन को ऊपर और नीचे वाले कॉर्नर्स पे ही बनाना। अगर यहाँ बीच में फ्लोरीन लगा दिया तो स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, वो वाला नहीं होता है इसका स्ट्रक्चर यही होता है। कई बुक्स में वो गलत वाला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का कि फ्लोरीन आपको ऊपर नीचे वाले कॉर्नर्स पे ही बनाना है, ठीक है। अब और बाकी के एग्जाम्पल्स देखते हैं, चलिए। अब बच्चों जैसे HF में H बॉन्डिंग होती है, वैसे ही इसका एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है H2O। H2 बच्चों इतना विचित्र मॉलिक्यूल है कि इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। भाई अगर धरती पे जीवन संभव है तो वो क्यों है? सब कहेंगे जल है तो जीवन है, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो जीवन है। भाई पानी तो कहीं पर भी मिल सकता है, पानी तो स्पेस में भी मिल सकता है, पर क्या वहाँ जीवन संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी जब तक पानी की फॉर्म में नहीं मिलेगा तब तक जीवन संभव नहीं है, और पानी को पानी की फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब आपको समझ में नहीं आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि वाटर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ये लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमें पानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो जल है तो जीवन है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो जल है, वरना जल नहीं होता, जल वेपर की फॉर्म में उड़ जाता, वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता। तो बच्चों धरती पे अगर जीवन संभव है ना तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अच्छा चलो ये बात आपको थोड़ी मजाक सी लग रही होगी, डीएनए, अब ये तो जानते हो ना कि डीएनए क्या होता है। अगर डीएनए नहीं होता तो आप भी नहीं होते, मैं भी नहीं होता, है ना। सबसे बेसिक यूनिट जो है हमारी वो क्या है? डीएनए। सबसे छोटी यूनिट डीएनए है, डीएनए से ही तो सब कुछ बना है। तो बच्चों डीएनए के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो डीएनए है, और डीएनए है तो हम हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वाटर है, और वाटर है तो जीवन संभव है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कि बच्चों टाइटैनिक क्यों डूबा था। अब टाइटैनिक मूवी तो आप सभी ने ज़रूर देखी होगी, और आई होप आपने मूवी ही देखी हो, ठीक है। तो टाइटैनिक मूवी में बच्चों लास्ट में क्या होता है? टाइटैनिक डूब जाता है, और उसके साथ साथ बेचारा अपना जैक भी डूब जाता है। तो जैक के बारे में तो अपन नहीं कर सकते बात, लेकिन हाँ हम टाइटैनिक के बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं। देखो जैक जो डूबा था वो उसकी गलती से डूबा था, है ना। अब भाई अब हमने थोड़ी ना कहा था कि डूबते जहाज़ पे भी आप चलो बात करते हैं बच्चों टाइटैनिक के डूबने की। टाइटैनिक क्यों डूबा था? क्योंकि सबको पता है कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया था, इसलिए वो डूब गया था। टाइटैनिक डूबा था बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब आप कहोगे कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कैसे डूब गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसलिए डूब गया क्योंकि आइसबर्ग जो था, आइसबर्ग क्या होता बच्चों? बर्फ़ की बहुत बड़ी सी चट्टान, या एक इस तरीके से कह लो कि आप बर्फ़ का पूरा पहाड़ होता है आइसबर्ग, है ना। तो ऐसे अगर वो ऊपर ऐसे इतना नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो अंदर और भी गहरा है। आइसबर्ग कुछ इस फॉर्म में होता है, ये पानी है, ये पानी के ऊपर वाला हिस्सा है और पानी के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ऐसा एक बहुत बड़ा सा आइसबर्ग तैर रहा था, और टाइटैनिक को चलाने वाले उनको दिखा नहीं, और वो जाके उससे भिड़ गए, टकरा गए उससे, ठीक है। टकरा गए तो छेद हो गया, और छेद हो गया टाइटैनिक डूब गया। अब ये तो हो गया टाइटैनिक के डूबने का रीज़न, और जैक के डूबने का रीज़न क्या था वो आप लोग हमें बताओ कमेंट्स में, ठीक है। तो बच्चों H2O जो है इसके अंदर H बॉन्डिंग पाई जाती है कुछ इस प्रकार से। अगर आइस की हम बात करें तो आइस में कुछ इस प्रकार से H बॉन्डिंग होती है,
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेता है। जब वाटर एच बॉन्डिंग करके आइस में कन्वर्ट होता है तो देखो इस तरीके से एच बॉन्डिंग करी तो बीच में एक खाली स्पेस बच गया मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये क्या है? ये वॉइड है। ये क्या है? ये खाली स्पेस, ये वॉइड है। और बच्चों वॉइड क्रिएट हो जाने की वजह से जो आइस होती है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो m/v होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों आइस की डेंसिटी कम होती है और आइस हमेशा फ्लोट करती है वाटर पे। तो इतनी बड़ी बर्फ़ की चट्टान होते हुए भी आइस वाटर पे फ्लोट कर रही थी, इसलिए टाइटैनिक से टकरा गई और टाइटैनिक डूब गया। तो टाइटैनिक के डूबने का रीज़न क्या था बच्चों? वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये था आइस के लिए। अब वाटर की और अगर हम बात करें बच्चों तो वाटर जो है वो वैसे तो देखो अगर रिसर्च की जाए ना तो वाटर पे जितनी रिसर्च की जाए बच्चों उतनी कम है। आज तक हमें वाटर के बारे में जितना पता है उससे ज़्यादा हमारे पूर्वजों को पता हुआ करता था पहले, जो हमारे ऋषि मुनि जिनको हम बोलते हैं ना, उनको। असली साइंटिस्ट वो लोग थे। आजकल के साइंटिस्ट तो बस कॉन्सेप्ट चुराते हैं और साइंटिस्ट बन जाते हैं बच्चों। आजकल बहुत कम साइंटिस्ट ही अवेलेबल हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है बच्चों कि वाटर जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग बिहेवियर शो करता है, अलग अलग टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग जगहों पे भी अलग अलग बिहेवियर शो करता है। और अब तो ऐसा भी माना जाता है कि बच्चों वाटर जो है, वाटर की जो है उसको, वाटर की जो पावर है वो मेमोरी गेन कर सकता है वाटर, ऐसा भी माना जाता है। मतलब जो आपके एक्शंस हैं वाटर उनको रिटेन कर सकता है एनर्जी की फॉर्म में। मतलब वाटर आपके बिहेवियर को समझ सकता है। अगर आप जैसे हमको बोलते हैं ना कि हमारे घर में जो भी पीने की जो पानी है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसको सुबह शाम मतलब उसके आगे दीपक लगाना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, वाटर को ऐसे प्रणाम करके पीना चाहिए, खाने को जब हम खाते तो ऐसे प्रणाम करके खाना चाहिए। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें वाटर कंटेंट होता है। वो ऐसा क्यों करते हैं हम? हमारे बिहेवियर को वाटर याद रखता है, मेमोरी रिटेन करने की पावर होती है वाटर के पास, है ना। अब ये बच्चों रिसर्च वाले फैक्ट ये सब वो हैं कि जितना इस पर रिसर्च होता जाएगा उतना ज़्यादा हमें पता चलता जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए हमें नहीं पता, इसलिए ये बातें हमें फालतू लगती हैं। लेकिन आई होप ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा जब वाटर की उन सारी प्रॉपर्टीज़ को रिसर्च करके पता लगा लिया जाएगा और तब हमें ये पता लगा कि हमारे जो पूर्वज बता के गए थे हमें वो बिल्कुल सही बता कर गए थे। ठीक है, तो असली साइंस जो था वो पहले चलता था बच्चों, अभी तो बस ऐसे ही बोर्ड घिस रहे हैं अपन, है ना। चलिए अब बच्चों वाटर जो ठंडे प्रदेश होते हैं ना वहाँ पर जो वाटर सप्लाई होती है पाइपलाइन से, सर्दियों के मौसम में पानी जम जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर वो क्या करते हैं, पाइपलाइन में प्रेशर कम करके रखते हैं जानबूझ के। सर्दियों में प्रेशर कम रखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अगर फुल प्रेशर रखेंगे बच्चों और वाटर जम गया तो जम जाने पर वाटर जो है वो फैलता है ना। जैसे आपने प्यार का पंचनामा मूवी देखी होगी तो उसमें एक होता है लिक्विड, उसका नाम लिक्विड क्यों रखा हुआ होता है? क्योंकि उसकी फैलने की आदत होती है। तो वैसे ही वाटर जो होता है वो सॉलिड होता है तब फैल जाता है। वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो फैल जाता है। तो अगर पाइपलाइन में तेज प्रेशर रहेगा, बिल्कुल पैक प्रेशर रहेगा, तो पाइपलाइन पूरी पानी से भरी हुई है, अब एकदम से जम गई और जमने के बाद वाटर क्या होता है, फैलता है, तो पाइपलाइन फट जाती है उस चक्कर में। ठीक है, तो फिर वो वापस से रिपेयर करनी पड़ती है गर्मी आने से पहले। और जब तक पानी नहीं पिघलता तब तक आप उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए ठंडे प्रदेशों में पाइपलाइंस का जो प्रेशर है वो कम रखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट NH3 में देख लेते हैं। NH3 में कुछ इस प्रकार से जो है बच्चों H बॉन्डिंग होती है और ये लीनियर स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेता है। ठीक है, एक HCN मॉलिक्यूल देख लो, HCN में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो H बॉन्डिंग कर रहा है बच्चों। देखो ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है और सामने नाइट्रोजन है, इनके बीच में H बॉन्डिंग हो रही है। उसकी वजह से इसका भी स्ट्रक्चर अपने को कैसा मिलता है, लीनियर।
ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही बच्चों H2O ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बट H2S ये जो है ये गैसियस फॉर्म में मिलता है। HF हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बट HCl हमें रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में मिलता है। जबकि होना क्या चाहिए था, ये दोनों भी गैसियस मिलने चाहिए थे, ये दोनों तो उल्टा भारी है इनसे, फिर भी ये गैसियस हैं, और ये हल्के होते हुए भी लिक्विड हैं। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए ऐसा है। ठीक है। एक बच्चों CH3COOH, इसका जब मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं तो वो 2 टाइम्स मिलता है अपने को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर बना लेता है बच्चों। देखो ऐसे डाइमर बना लेता है ये। तो ये अपने को डाइमर के फॉर्म में मिलेगा। तो इसके हम एक मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, बट एक्सपेरिमेंटली अपने को जो मॉलिकुलर वेट मिलता है वो 2 टाइम्स मिलता है इसका। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे बच्चों, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है ना। इसको बोला जाता है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होती है इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इंट्रामॉलिकुलर भी देख लो। इंट्रामॉलिकुलर में क्या होता है? इंट्रामॉलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना। इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दूसरे मॉलिक्यूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे कि पैरा फ्लोरोफिनॉल या पैरा क्लोरोफिनॉल। क्लोरीन के कुछ ही केसेस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मिलेंगे अपने को, और वो है पैरा क्लोरोफिनॉल, क्लोरल हाइड्रेट, ऐसे कुछ एग्जाम्पल। ये सॉरी ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल और ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, और ऐसे ही क्लोरल हाइड्रेट। ये क्लोरल हाइड्रेट। इसमें भी देखो इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग है, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही। देखो जब भी इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है बच्चों, एक क्लोज रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है। इस क्लोज्ड रिंग टाइप स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चों चिलेट रिंग। क्या बोला जाता है? चिलेट रिंग। क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग। ये चिलेट रिंग बच्चों 5 या 6 मेंबर्ड होनी चाहिए, तभी ये स्टेबल होती है। अगर 5 या 6 नहीं है तो ये स्टेबल नहीं होगी। जैसे कि ऑर्थोफ्लोरो या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की हम बात करें, इसमें तो इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग हो गई, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं होती है। पैरानाइट्रोफिनॉल में अगर इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग की हम बात करेंगे तो देखो कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग बनेगी। और 8 मेंबर रिंग कभी भी स्टेबल नहीं होती है। चिलेट रिंग 5 या 6 मेंबर ही स्टेबल होगी। तो ये इस प्रकार से एच बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इंट्रा वाली। हाँ, लेकिन इसमें इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग है। ये इंट्रा वाली तो नहीं, पर इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग जरूर कर लेता है। इस प्रकार से इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग कर लेता है। अब जब ये इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग कर लेता है, इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग कर लेता है तो देखो इनके बीच में जो स्पेस बचा, इस स्पेस के बीच में अगर मैं नोबल गैस को पास करवा दूं तो वो ऐसे जाके अटक जाती है इसमें, है ना। जिनॉन ऐसे जाके अटक जाती है। तो इनको बोला जाता है बच्चों क्लैथरेट कंपाउंड। क्या बोला जाता है? क्लैथरेट कंपाउंड्स। तो जिनॉन पैरानाइट्रोफिनॉल के साथ क्लैथरेट कंपाउंड बनाती है। ठीक है बच्चों, इंटर और इंट्रा वाले केसेस हमने देख लिए। अब फटाफट से एप्लीकेशन समझ लेते हैं इसकी, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस हम सारी एक साथ ही समझ लेंगे, क्योंकि एप्लीकेशंस में यहाँ पे बच्चों एप्लीकेशंस लिखता जाता हूँ, और इंट्रा और इंटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसका वो भी हम देख लेंगे। विस्कोसिटी, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर,
सरफेस टेंशन, और क्या हो गया बच्चों, सॉल्युबिलिटी। अब यहां पर अगर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, और इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, वो हम देख रहे हैं। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें बच्चों, तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग के केस में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एच बॉन्डिंग है, और इंट्रा के केस में एक मॉलिक्यूल के अंदर ही एच बॉन्डिंग है। तो दूसरे मॉलिक्यूल से एच बॉन्डिंग नहीं करेगा, वो अपने अंदर ही एच बॉन्डिंग कर लेगा। तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसका कौन सा इंटरेक्शन होगा, वीक वॉन डेर वाल। तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स के केस में वॉन डेर वाल फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि इसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो वीक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, इसका दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वीक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। ऐसे इसका भी वीक वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर देखो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और बॉन्ड कौन सा स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है वॉन डेर वाल फोर्स से। हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन वॉन डेर वाल फोर्स। तो इंटर के केस में ये है, इंट्रा के केस में ये है। तो इंटर वाले ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंटर वाले ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। इंटर वाले स्ट्रांग होंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होंगे, इंटर वालों के ज़्यादा होंगे, इंट्रा वालों के कम होंगे, क्योंकि इनके स्ट्रांग फोर्सेज है, उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसलिए इन जो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग वाले एग्जाम्पल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों हमें ज़्यादा मिलता है। विस्कोसिटी की बात करें या पहले वोलेटाइलिटी देख लो। अब बच्चों जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसकी वोलेटाइलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, इसलिए वोलेटाइलिटी इधर इंट्रा के केस में ज़्यादा, इंटर के केस में कम होती है। विस्कोसिटी क्या होती है बच्चों, रेजिस्टेंस टू फ्लो। अब दो लेयर्स हैं या कुछ लेयर्स हैं, अगर वो ईजिली फ्लो कर लेती हैं तो विस्कोसिटी कम होती है, आसानी से बह लेता है लिक्विड जैसे कि वाटर। और अगर लेयर्स के बीच में बच्चों अट्रैक्शन हो जाए बहुत सारा, तो अब लेयर्स उतना इजीली फ्लो नहीं करेंगी। जैसे कि आप हनी को देख लो और वाटर को कंपेयर कर लो। वाटर और हनी में से, वैसे आपको बता दूं मेरा जो निकनेम है वो हनी है, तो अब क्या करें इस बात का, कुछ नहीं। हनी जो होता है बच्चों, हनी बहुत गाढ़ा होता है ना, शहद बहुत गाढ़ा होता है और वाटर के कंपैरिजन बहुत गाढ़ा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें क्या बच्चों ग्लूकोज, सुक्रोज ये वाले मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और उनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स लगे होते हैं, OH ग्रुप लगे होते हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होने की वजह से लेयर्स के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसकी वजह से विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इंटर के केस में ज़्यादा होगी, इंट्रा के केस में कम होगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल देख लो, C2H5OH, एथेनॉल, ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल। ठीक है, इधर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर दो, इधर तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो विस्कोसिटी का ऑर्डर ये आ जाएगा। वेपर प्रेशर, अब बच्चों जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा उसकी वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। तो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा रहेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर ज़्यादा था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कम तो वेपर ज़्यादा बनना, वेपर ज़्यादा बनना मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा होना। तो जहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसकी वोलेटाइलिटी ज़्यादा होगी, उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इंट्रा के केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इंटर के केस में कम होता है। अब आप क्वेश्चन जो है बच्चों एग्जाम में ये वाला पूछा जा चुका है वेपर प्रेशर को लेके, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जिसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, और इसका वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। सरफेस टेंशन, बच्चों सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अंदर के मॉलिक्यूल जितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेंगे, ये उतना ज़्यादा सरफेस टेंशन क्रिएट करेंगे। भाई आप लोगों ने बचपन में एक काम ज़रूर किया होगा, ग्लास को कभी ना कभी इतना फुल तो ज़रूर भरा होगा कि ग्लास के ऊपर ऐसे पानी नज़र आने लग जाए। तो वो पानी ऐसे ऊपर क्यों नज़र आने लग जाता है, क्योंकि जो वाटर की सरफेस है उसके ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अंदर वाले मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ, तो उससे ये इनकी तरफ खिंचे हुए होते हैं और ये जो सरफेस है इस पर एक टेंशन क्रिएट होता है। या आपने देखा होगा जब भी एक बूंद टपकती है, जब भी एक ड्रॉप गिरती है नल में से, तो नीचे गिरते गिरते जो है वो स्फेरिकल आकार ले लेती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसकी सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन हमेशा वाटर की अंदर की तरफ होती है।
ठीक है। तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अंदर के मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि अंदर के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए हुए उनसे, तो अंदर के मॉलिक्यूल और सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग वाले एग्जांपल्स हैं उनमें सरफेस टेंशन ज़्यादा मिलेगा। सरफेस टेंशन इंटर के केस में ज़्यादा, इंटर के केस में कम। सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है बच्चों वाटर में। अब वाटर से कौन सॉल्युबल हो जाएगा? जो वाटर के साथ एच बॉन्डिंग कर लेगा। अब वाटर के साथ अगर कोई एच बॉन्डिंग करेगा तो वो इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग करेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगी तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी और इंट्रा के केस में कम होगी। ये था बच्चों अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनने वाले प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चन इस आज जो हमने पढ़ा है जो सिलेबस उसमें कवर्ड हैं। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। एक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चलो वो भी देख लो। स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो उसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो। ये जो एलिमेंट है जिससे हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे सामने कौन प्रेजेंट होना चाहिए? या तो F, अगर F है तो यही सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर F है तो यही सबसे स्ट्रॉन्ग H बॉन्ड होगा। अगर F नहीं है तो फिर इस केस में ये जो एटम है, B नहीं लिखते हैं, इसको अपन Y लिख देते हैं, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए बच्चों। अगर F है तो F लगा दो, F ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा। अगर F नहीं है तो फिर ये Y जो है बच्चों, ये Y लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, कम से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ऐसा आपको स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप इनके क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये था अच्छा हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे वीक फोर्सेस। उसमें हम देखेंगे कितने टाइप के वीक फोर्सेस होते हैं वैन डर वाल्स फोर्स में। एक तो वीक फोर्स हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। ये वीक फोर्सेस में स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में था। अब वीक फोर्स में हम और वीक वाली कैटेगरी पे चलेंगे जो है वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। उसके बाद हम आयनिक बॉन्ड शुरू करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।